पंचायत चुनाव के कवरेज के दरमियान मैं इधर से उधर भटक रहा हूं और मेरे अंदर का जो राजनीतिक कीड़ा है वो मुझे काटता रहता है। तो मुझे लगता है कि कोई वैसे लोग मिले जिनसे मैं बेबाक होकर सवाल कर सकूं, और सवाल जब होता है तो जवाब भी मैं मुकम्मल चाहता हूं। इसी दरमियान आज मैं हूं बेगूसराय के गणमान्य लोगों के साथ। अब गणमान्य मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बेगूसराय की राजनीतिक धरोहर को संभालने वाले स्वर्गीय भोला बाबू के पुत्र हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है भैया। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, मैं थोड़ा कड़ा और कटु बोलता हूं, लोग इससे नाराज रहते हैं मुझसे। पहला सवाल ये है कि आज के डेट में जो खबर सामने आ रही है, चाहे वो दिल्ली से आ रही हो, चाहे वो सीपीआई खेमे से आ रहा हो, चाहे वो कांग्रेस के खेमे से आ रहा हो, या चाहे आपकी ही पार्टी के खेमे से खबर निकल कर आ रही है, और लोग तरह तरह की चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि कन्हैया जी के पार्टी बदल लेने से, सीपीआई से कांग्रेस में चले जाने से हिंदुस्तान की राजनीति में कोई फर्क पड़ता है क्या? देखिए, सबसे पहले तो उनको नई राजनीतिक पारी के लिए बहुत बहुत बधाई। अच्छा। और जो आगे जो होगा वो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है। आगे जो होगा वो भविष्य के गर्भ में है। अभी से कुछ कहना कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो मैं ये बोल दूं कि नहीं उनसे कुछ नहीं होगा, कांग्रेस बर्बाद हो जाएगी, या नहीं, या मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं तो बोले अरे इनके आने से कांग्रेस में बहुत जोश बढ़ जाएगा और ये बहुत अच्छा करेंगे, तो मैं ये नहीं मानता। हाँ, मेरे अपने कुछ विचार हैं। कन्हैया कांग्रेस ज्वाइन किए हैं तो ये देखना होगा कि वो अपनी विचारधारा लेके कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस वामपंथ की तरफ और अग्रसर होती है, या वो अपनी विचारधारा छोड़ के लेफ्ट से सेंटर की तरफ बढ़ते हैं और कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं। दोनों में बहुत अंतर होगा। अगर वो अपनी विचारधारा लेके कांग्रेस में जाते हैं और कांग्रेस वामपंथ की तरफ और अग्रसर होती है तो फिर तो कांग्रेस का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि वामपंथ एक ऐसी विचारधारा है जो खत्म हो रही है और आगे भी खत्म होती रहेगी। एक जगह मैं आपको कोट करूंगा सर, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस जो वामपंथी विचारधारा की तरफ बढ़ रही है वो और बढ़ेगी, ये कैसे? अगर ये हुआ, मैंने कहा कि अगर ये हुआ, कन्हैया गए हैं और आप लोग सबको पता है कि वो बहुत आक्रामक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट हैं, ठीक है। उनके हिसाब से देश का एक अलग कॉन्सेप्ट है, देश में बॉर्डर्स नहीं है, देश में सिर्फ लोग हैं। तो इन सब कॉन्सेप्ट को वो लेके जाएंगे कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी भी उनके रास्ते पे चलने लगेगी, क्योंकि वो हैं तो बहुत प्रखर नेता, वो बहुत बोलते हैं, बहुत आक्रामक है। तो या तो वो वहां टिकेंगे तभी तक जब तक कांग्रेस पार्टी उनकी बात सुनती रहेगी। अच्छा। तो अगर उस आक्रामक तेवर के साथ वो कांग्रेस में जाते हैं, जैसा कि हमेशा से वो रहे हैं, तो फिर कांग्रेस पार्टी और भी धरातल में चलती जाएगी। लेकिन अगर वो अपना रास्ता बदलते हैं, वो थोड़ा सेंटर की तरफ आते हैं, ये नेशनलिस्टिक जो मुद्दे हैं उन पे वो और सजग होते हैं, सजग तरीके से बात करते हैं, और कांग्रेस का एक इतिहास रहा है, एक नेशनलिस्टिक पार्टी के रूप में जानी जाती रही है। तो अब यही देखना है, क्योंकि राहुल गांधी जी का भी एक यही धरा रहा है, वो भी लेफ्ट की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अच्छा। उसके कारण कांग्रेस को बहुत नुकसान हो रहा है। तो अब यही बस देखना है कि वो कांग्रेस का किस तरफ मोड़ होता है। भाजपा को कोई फर्क पड़ता है इन चीज़ों से? फिलहाल तो मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को कोई भी फर्क पड़ता है, और मुझे लगता है कि शायद फायदा ही होगा, क्योंकि कितनी भी कमजोर हो, कांग्रेस एक मुख्य विपक्षी पार्टी है, अभी भी 50-60 सांसद हैं, कई राज्यों में सरकार भी है। कन्हैया के जाने से सबसे बड़ा दिक्कत जो कांग्रेस को होने वाला है और भाजपा को फायदा होने वाला है, वो उन पर जो एक देशद्रोही का तमगा लगा हुआ है। अच्छा। जो अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, अगर वो उससे मुक्त हो जाते तो अलग बात थी, लेकिन वो तमगा अभी भी उन पे लगा हुआ है, उससे बहुत फर्क पड़ेगा और कांग्रेस को नुकसान भी हो सकता है। चलिए, भाजपा के प्रवक्ता होने के नाते पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल मेरा है कि बीते दिनों नीतीश कुमार जी, हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एक बयान आता है सबके सामने, कल परसों की बात है। वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना बहुत आवश्यक है। आपको जातिगत जनगणना को लेकर किस तरह का व्यू रखते हैं आप? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या होगा तो फिर किस तरह की राजनीति होगी, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर क्या है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे अगर मैं बोलूं तो मैं अपना मन इस विषय पे अभी तक नहीं बना पाया हूं। मैं दोनों तरफ के तर्क देखता हूं, तो दोनों तरफ के तर्क में मुझे कुछ अच्छा लगता है और कुछ खराब लगता है। अच्छा। अब जैसे जातिगत जनगणना की बात के पक्षधर लोग जो हैं
वो कहते हैं कि भाई सदियों से नहीं हुई है, 1940 में जातिगत जनगणना हुई थी। तो समाज की जो बनावट है, जिसमें कुछ चेंजेस, काफ़ी चेंजेस आए होंगे, उसको परखने का समय आ गया है कि भाई जो लाभ की योजनाएं पहुंचती हैं वो ठीक तरह से वैसे जातियों को पहुंच पाए जो कमज़ोर हैं, या उनको पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, राजनीति में और उनका असर हो सके, उनको और मौका मिल पाए, ये हो सके। और वो तभी संभव है जब जातिगत जनगणना होगी। दूसरे तरफ जो जातिगत जनगणना के विरोध में है, वो ये पक्ष रखते हैं कि भाई जातिगत जनगणना होगी तो समाज में जो विद्वेष है, जो अभी भी है बहुत स्तर पे, बिहार में हम लोग अक्सर देखते हैं कि जाति के नाम पे काफ़ी विद्वेष होता है, खासकर जब चुनाव नज़दीक आता है, तो वो विद्वेष और बढ़ेगा। वो लाजमी है, अगर आप जाति के आधार पे एक जनगणना करेंगे तो विद्वेष तो बढ़ेगा। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ जिनकी संख्या कम है वो उसका विरोध करेंगे, जिनकी संख्या ज़्यादा है वो सपोर्ट करेंगे। तो मैं अभी तक एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन नहीं बना पाया हूं कि मुझे किस तरह, दोनों तरफ मुझे दिखता है। हालांकि हमारी सरकार का अभी सुप्रीम कोर्ट में हमने हलफनामा दायर किया है कि हम जातिगत जनगणना इस सेंसस में नहीं करने वाले। तो पार्टी प्रवक्ता के नाते मेरा भी यही रहा है कि नहीं होगा, नहीं होना है तो नहीं होगा। कि एक तरफ जहां भाजपा और नरेंद्र मोदी की सरकार यूनियन सिविल कोड की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ जिसके साथ आप गठबंधन करके बिहार में सरकार बनाए हुए हैं वो जातिगत जनगणना की बात करती है, तो दोनों एक ही पटल पर कैसे आएगा? दोनों में कोई मेल नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अलग हो गया। बिल्कुल सर, इसीलिए तो मैं वो कॉमन लॉ है जो देश के हर एक नागरिक के लिए वो लॉ रहेगा, वो हुआ यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन जातिगत जनगणना का ये मतलब नहीं है कि वो होने से यूनिफॉर्म सिविल कोड पॉसिबल नहीं होगा। वो अलग है, वो लाभ की योजनाएं पहुंचाने के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए वो जातिगत जनगणना की जाती है। तो उसका और यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोई भेद नहीं है, मतलब दोनों एक साथ लागू हो सकता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आप बेगूसराय भाजपा के प्रवक्ता हैं फिलहाल, तो एक सवाल मेरा बनता है सर, आपके विधायक हैं, सरकार आपकी है, गठबंधन की सरकार है, बहुत सारे नेतागण हैं, बहुत सारे मंत्री हैं। बीते कुछ महीनों से बेगूसराय ज़िले में जिस तरह का माहौल है, चाहे वो शराब माफिया को लेकर हो, चाहे वो अपराध को लेकर हो, चाहे वो हाल ही में जिस तरह का न्यूज़ सामने आया, AK-47 की बातें सामने आई, जो आज से कई सालों पहले जब अशोक सम्राट हुआ करते थे तब उसका मामला सामने आता था। तो ये कनेक्शन और इस तरह का जो अनैतिक माहौल है हमारे ज़िले में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? आपकी सरकार लेगी, प्रशासन लेगा, या फिर कौन लेगा? देखिए, जिम्मेवारी तो सामूहिक होगी। अच्छा। प्रशासन की, सरकार की, हमारी, हम सब की, समाज में जो हम लोग हैं, क्योंकि अपराध तभी बढ़ता है जब समाज का हर एक वर्ग प्रभावित होता है। दूसरी बात, अभी हम लोग जब प्रशासन की बात करते हैं, खासकर हम नेताओं में ये प्रवृत्ति होती है कि हम लोग पुलिस प्रशासन को पे सारा दोष मर देते कि भाई ये सजग नहीं है, करे रूप से काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कोई बड़ी वारदात होने से पुलिस हमें बचाती है, अभी जैसे आपने जिक्र किया कि AK-47 पकड़ा गया, 2 मैगजीन थे, 200 राउंड गोली। बिल्कुल। आप सोचिए कि उस हथियार से और उतने असले से नरसंहार हो सकता था, लेकिन पुलिस ने पकड़ा दबिश करके और एक बड़े हादसे से होने से बचाया। तो हम लोगों में से कोई, किसी ने, या आपने या मैंने, हमने पुलिस कप्तान की प्रशंसा नहीं की कि भाई आपने एक बड़ा हादसा होने से बचा लिया। तो मैं अभी पुलिस कप्तान का और उनके टीम का प्रशंसा करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बड़ा नरसंहार होने से बचाया है जिले को। का नाम आ रहा है AK-47 वाले वारदात में, कहा जाता है कि वो सफ़ेद पोश लोगों के संबंधी हैं या रिश्तेदार हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार में पद मायने नहीं रखता है। हमारी सरकार निष्पक्ष रूप से जांच करेगी, बिहार सरकार, और जो भी दोषी होंगे उन पे कार्रवाई की जाएगी। किसी का संरक्षण इस सरकार में किया नहीं जाएगा। दूसरी बात, जब आप AK-47 की बात करते हैं तो ये बेगूसराय का बच्चा जानता है कि कुछ यहाँ भूमाफिया हैं जो ज़मीन को कब्जे के लिए अपने हथियार प्रदर्शित करते हैं और फिर उस ज़मीन पे कब्जा करते हैं। और ये बात सबको पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है। अभी पुलिस कप्तान ने जब अपना इंटरव्यू दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तो उन्होंने बताया था कि जो आरोपी है वो भूमाफिया है। और मुझे पूरा विश्वास है पुलिस कप्तान पे, अपनी सरकार पे, कि वो आरोपी को पकड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और कोई दबाव उन पे नहीं है।
जो शराब माफिया की आपने बात की, जी। तो ये तो जग जाहिर है, ये मैं नहीं छुपा सकता, आप नहीं छुपा सकते कि जब से शराबबंदी हुई है तब से धीरे 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 शराब माफिया बढ़ते जा रहा है और मजबूत होते जा रहा है। आप कई ऐसे लोगों को, लड़कों को देखेंगे, 22-23 साल के लड़कों को देखेंगे जिन्होंने करोड़ों के मकान बना लिए, और ऐसा नहीं है कि वो बहुत बड़ी नौकरी कर रहे हैं, वो शराब माफिया में इन्वॉल्व हैं, शराब के तस्करी में इन्वॉल्व हैं, और पुलिस भी बहुत हद तक। तो आप सुन रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जो वर्तमान में बेगूसराय जिला के हैं, बहुत ही प्रखर राजनीतिक लोग हैं और बेबाक अंदाज में हर एक सवालों का जवाब देने में सक्षम हैं, और तभी इनसे बात करके अच्छा लगता है और बहुत चीज़ें जो है ना पूछ के भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप सीधा पूछो तो लोग गुस्सा हो जाते हैं। आप लगातार बने रहिए बीएनपी न्यूज़ के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।